नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। देश में लोकसभा का चुनाव जहां अपने पीक लेवल पे है, सभी तरह प्रचार प्रसार चल रहे हैं, वहीं पर धीरे धीरे हर पार्टियां अपना मैनिफेस्टो भी ला रही है, अपना विज़न बताने की कोशिश कर रही है कि वो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। आज उसी में से कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसी के एक टॉपिक पे बात करना जरूरी है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद लगातार प्रधानमंत्री ने भी क्रिटिसाइज किया है, बहुत सारे उसके लूप होल्स भी बताए हैं। एक ऐसी बात जो कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, उस पर किसी की भी शायद अभी तक नज़र नहीं गई और मुझे लगा कि इसे इस देश में रहने वाले हर लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को खोलेंगे, आप मोबाइल पे भी आप चेक करके देखिएगा, उसके पेज नंबर 8 में जो कॉलम है अल्पसंख्यक को लेकर उनकी जो सोच है और बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यक के बारे में उनकी सोच को जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है, दर्शाया है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये कांग्रेस की मानसिकता को भी दिखाता है कि कांग्रेस और उसके जैसे जो पार्टियां इस देश में सत्ता में आने के लिए परेशान हो रही हैं, उनकी सोच क्या है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें क्या लिखा है पहले उसे मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा है, धार्मिक बहुलता भारत के विविध इतिहास को दर्शाता है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। भारत में रहने वाले सभी लोग और भारत में पैदा हुए सभी बच्चे समान रूप से मानवाधिकारों के हकदार हैं, जिसमें कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल है। बहुलतावाद और विविधता भारत की प्रकृति के मूल में है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही और बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के
अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये आप उनके मैनिफेस्टो के 8वें पेज के अल्पसंख्यक जो उन्होंने हेडिंग डाला है इसमें आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी आप देख रहे होंगे इस देश में जो इस बार चुनाव हो रहे हैं इसके मुद्दे क्या हैं? भ्रष्टाचार, परिवारवाद, बेरोजगारी, महंगाई, ये खास करके जो मुद्दे हैं ये लगातार उठ रहे हैं और खास करके परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जो बातें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उठाए जा रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि जो INDAI अलायंस बनी है इसमें एक भूचाल सा आ गया है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो कांग्रेस के नेता तो बहुत सारे कांग्रेस के छोड़कर आए, बीजेपी में, अन्य पार्टियों में भी गए, लेकिन जो उनके 2 प्रवक्ता, आपको याद होगा, एक प्रोफेसर गौरव बल्लभ और दूसरा रोहन गुप्ता, ये दोनों जो बीजेपी में आए हैं, आप इनका इंटरव्यू टीवी पे देखिएगा। जिस प्रकार से इन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की मानसिकता को बताया है वो बहुत ही गंभीर है। इसको समझने और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे जाकर देखेंगे मैंने कांग्रेस की मानसिकता की बात की थी। बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आया और आज के डेट में जब उनके जुड़े हुए नेता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए और वो अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कैसे चलती है, कौन चलाता है, तो आज मेरी वो बातें सही होती है। हमने कहा था कि कांग्रेस की पूरी विचारधारा पे लेफ्ट जो है वो हावी हो गई है और समझिए कि लेफ्ट की सोच जिस प्रकार से रही है वो कभी भी जोड़ने की बात नहीं करते हैं, वो हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। किसी के अधिकारों से ज़्यादा वो ये सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज स्थिति ये हो गई है, आप देखिए इस देश में इतनी सारी पार्टियां हैं, इसके बावजूद भी अगर एक एक को खड़ा करके अगर आप देखेंगे तो सारे माइनॉरिटीज़ में भी खासकर मुस्लिम से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर बात करेंगे, बोलेंगे, अच्छा हो खराब हो उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर बात वहाँ पे हिंदुत्व की आएगी, हिंदू की आएगी, तो वहाँ पे उनके मुंह पे ताला लग जाएगा, वहाँ पे उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलेगी। ये सबसे बड़ा इस देश का विडंबना है कि जहाँ पे मुस्लिम को माइनॉरिटीज़ का नाम लेते ही
लोग मुस्लिम 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 करने लगते हैं। क्या हिंदू के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पीपल ऑफ इंडिया में कौन आते? मुस्लिम समाज ही आते। तो फिर माइनॉरिटीज की परिभाषा में सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों खड़ा कर दिया जाता है? क्या बौद्ध नहीं है, सिख नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है? इनकी संख्या कितनी है? 2 से भी कम के आंकड़ों में ये सारे धर्म के लोग आते हैं। लेकिन जैसे ही माइनॉरिटीज की बात होगी, अल्पसंख्यक की बात होगी, तो सारे सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सभी को पता है, ये देश संविधान से चलता है, डेमोक्रेटिक है, इसके अंदर सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को समान अधिकार है। यहाँ पे तो इस चीज़ की परिभाषा कोई भी नहीं बता। क्या बीजेपी को आपने देखा है यह कहते हुए कि नहीं नहीं हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, मुस्लिम को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई नहीं करता है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जहाँ पर होती है तो वहाँ पर तो बड़े बड़े लोग कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, और जब भी उनके अनुसार कोई भी काम अगर नहीं होता है तो वहाँ संविधान भी खतरे में आ जाता है। यहाँ के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो खराब हो जाता है। इसके तमाम एग्जाम्पल्स आप सामने में डेली के डेली देख रहे हैं। इन सारे नेताओं को, इन सारी पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही बात करेंगे, हम संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 24 का चुनाव हो जाएगा तो मोदी संविधान ही बदल देगा। अरे संविधान कैसे बदल देगा भाई? ऐसा होता है क्या? ऐसा आपने देखा है आज तक? आप 14 के बाद 19 के भी जब चुनाव हो रहे थे तो कई पार्टियां कह रही थी कि इसके बाद चुनाव ही नहीं होगा, संविधान खतरे में पड़ गया है, संविधान बचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये कैसी एकजुटता है जो ठीक से एक राज्य में सीटों का समीकरण नहीं बैठा पाते। एक जगह पे सीट शेयरिंग करते हैं और दूसरे जगह पे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हर किसी का एक अपना एजेंडा है, अपना एक नैरेटिव है। उस एजेंडे के तहत इनको काम करना है, और यही कारण है कि ये अपने सुविधा अनुसार क्या इनको अपनाना है उसके हिसाब से उसको एडॉप्ट करते हैं, और किस चीज़ पे इनको नहीं बोलना है, जिसको एवॉइड करना है, ये अपने सहूलियत के हिसाब से उसको साइड कर देते हैं। किसी भी हिंदू के लिए कोई भी भगवान जिनको वो मानते हैं सबके लिए वो आराध्य होते हैं। आज इस देश में राम मंदिर बनने के बाद भी जिस प्रकार से कई दल इसके विरोध में आ गए, ये क्या दर्शाता है? उन नेताओं को पॉलिटिक्स करने के पहले अपने आप को हिंदू कहने में भी
शर्म आए। ये कितनी बड़ी विडंबना है इस देश के लिए। उन नेताओं को भी सोचना चाहिए इस बात को। ठीक है, किसी की आस्था है, कोई कुछ भी मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई किसी को रोकने जाता है क्या? आपने देखा है कि अगर आपकी इच्छा किसी काम को करने की नहीं है, वो काम आप जबरदस्ती करें, ऐसा नहीं होता है। एक और जहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनकी बात लगातार हो रही है। जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष पे ही सारे छापे पड़ते हैं, सारे नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। इसके ताज़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल, जो 1/4, 1/4 राज्य के मुख्यमंत्री, वो भी पूरा राज्य नहीं है इसलिए मैं 1/4 बोल रहा हूं, वो जेल में जाता है और उसकी पूरी पार्टी एक नैरेटिव फैलाने में लग जाती है। जो व्यक्ति 13 साल से दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसको जनता ने चुन के भेजा। जब जेल के बाहर था तो उसे दिल्ली की परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी। वो जैसे ही जेल में गया तो सारी समस्याएं वो ध्यान करता है। पहले होता था, आपने देखा होगा फिल्मों में, धारावाहिकों में, कि ऋषि मुनि लोग ध्यान करते थे और किसी भी चीज़ के बारे में उन्हें जानकारी हो जाती थी। लगता है केजरीवाल के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है कि वो जेल में ध्यान करते हैं और उन्हें सारी दिल्ली की समस्याएं उनके सामने आ जाती है और वहाँ से वो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं अपने मंत्रियों को कि भाई दिल्ली में ये समस्या है, वो समस्या है, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। 13 साल तुमने क्या किया? जेल के बाहर रहते तुमने क्या किया? सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस देश में कांग्रेस सरीखे जितने भी पार्टी हैं, आप यूपी में देख लीजिए समाजवादी पार्टी को, जिस प्रकार से वो मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ खड़ी है, सीना ठोक के बोलती है। किसी के फैमिली में बहुत अच्छे लोग होते हैं तो खराब भी लोग होते हैं। सवाल ये नहीं उठता है कि उनके दादा परदादा ने क्या किया, उसने क्या किया, उसके ऊपर किस प्रकार के चार्जेस थे। आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप बिहार की बात कर लीजिए, जिस प्रकार से लालू यादव, तेजस्वी यादव डिफाइंड होते हैं, MY पार्टी है मेरी, MY पार्टी, ये उन समाज को भी सोचने की ज़रूरत है जो आंख बंद करके इन पार्टियों पर, इन नेताओं पर भरोसा करते हैं। उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व ये कितना दे रहे हैं, उन्हें क्या फ़ायदा मिला है। पिछले 50 सालों में आप अगर देखेंगे तो इन्होंने क्या उठा करके दे दिया, इन्हें कहाँ बैठा दिया, क्या प्रतिनिधित्व दे दिया। मैंने 2 दिन पहले भी कहा, जहां राजद 22 सीटों का अनाउंसमेंट करती है, वहां 2 सीट मुस्लिम समुदाय को देती है, 8 प्रतिनिधित्व यादव को देती है, लेकिन वोट चाहिए पूरा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये कहीं जाएंगे नहीं। हम इन्हें दें
ना दे, लेकिन वोट तो मेरे पास ही आना है। और जब से इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को, इस कालखंड को अगर आप देखेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जिस प्रकार से बाकी चीज़ें हो रही है, इससे भी ये जो पार्टियां हैं इनको काफ़ी तकलीफ है। और आप इसे माने या ना माने, जो लोग अपने आप को हिंदुत्व से जोड़ने से घबराते थे, आज कहीं ना कहीं सरकार और मोदी के कारण उन्हें अपने आप को हिंदू होने पे गर्व होता है। लेकिन उसी को दूसरी भाषा में अगर आप देखें तो उन्होंने कभी भी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ कोई भी ऐसी बातें नहीं कही है जिससे कि उन्हें कोई तकलीफ हो या ऐसा लगता हो कि हाँ उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन नैरेटिव क्या फैलाया जाता है, नैरेटिव क्या बनाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये फैलाने की कोशिश करते हैं कि मोदी इस देश के मुसलमानों का हक छीन लेगा, उन्हें देश से बाहर कर देगा। इन तरह की नैरेटिव को फैलाकर उसमें एक डर बनाकर सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की राजनीति जिस प्रकार से ये क्षेत्रीय दल और कांग्रेस करती है, ये तो स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। और वही कारण है कि ये जो हमने विषय उठाया, इसे आप सभी को गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में, ये देश संविधान से चलता रहा है और संविधान से ही चलता रहेगा। इसमें कुछ नया हो और इसके चलते किसी दूसरे को दिक्कत हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक परसेप्शन बनाकर उसके लिए जो नैरेटिव फैलाया जाता है, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। इसलिए मैं तो हर एक जो देश के नागरिक हैं उनसे यही कहूँगा कि आप सबसे पहले देश है, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी जाति पे मत जाइए कि आप किस जाति से हैं। आप हिंदू हैं, हिंदुत्व को मानते हैं, उस आइडियोलॉजी को ज़रूर आप देखें, उसके हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वही आपको काम देगा। और जो भी माइनॉरिटीज़ को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, या जो भी उनके अलायंस पार्टनर इस बारे में कहते हैं कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, वो प्रूफ करके दिखाए। क्योंकि अभी ऐसा है कि जब तक इनके हिसाब से चीज़ें होती है तब तक सब कुछ अच्छा है। जैसे ही चीज़ें इनके विरुद्ध जाती है तो वो चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी काम हो, वो तुरंत गलत हो जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से
आग्रह है कि जो भी नेता, जो भी पार्टी इस तरह की बातें करती है, आप सोचिए कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो क्या कर सकती है और क्या करेगी। ये जो फ्रीबीज की बात करते हैं वो कहाँ से आएगा? बात तो सब करता है, पैसे कहाँ से लाएगा? और अगर कोई फ्री देता है तो कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही आगे चल के आम नागरिक को ही झेलना पड़ेगा। इसमें भी कहीं संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि आज जो चीज़ आपको सस्ता मिलेगा, लोग कहते हैं, बहुत लोगों को याद नहीं होगा, पेट्रोल और डीजल में कांग्रेस शासनकाल आज भी चर्चा करती है कि उस समय डीजल और पेट्रोल सस्ता था, आज महंगा हुआ। जिस तरह से ऑयल कंपनियों को बॉन्ड जारी कर कर के केंद्र के ऊपर कर्जा चढ़ा था, उनकी सत्ता तो चली गई, परसेप्शन तो उन्होंने दे दिया कि हमने ये चीज़ें सस्ते दी थी, आज ये डबल हो गया, लेकिन उसका भुगतान आने वाली सरकार को करना पड़ता है। आप जो कर्ज छोड़कर जाते हैं उसका भुगतान कौन करता है? उसके आगे का जनरेशन करता है। वही बात इस देश की राजनीति में भी है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी पीछे किए हुए जितने भी लायबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, वो सारे जो सरकार में आते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और उन्हीं को उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। और बाद में वो चिल्लाते हैं ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। इसलिए बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन कोई ये भ्रम फैलाने की कोशिश करे कि हम बहुसंख्यकवाद को, तानाशाही को टॉलरेंस नहीं कर सकते, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि अगर तानाशाही रहती, बहुसंख्यकवाद की बात इस देश में होती, तो इस देश में जो सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं आज सुरक्षित नहीं होते। इस पर आप भी विचार जरूर कीजिएगा, अपनी राय बताएं। क्या इस देश में अपने आप को हिंदू कहना, सनातन कहना गुनाह है, या इस तरह की चरित्र वाले जो नेता हैं, जो डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, आप उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सपोर्ट हमेशा बनाए रहें। बाकी सारी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में हैं, आप अपना राय ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।